संजय राउत ने जहां महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी, वहीं आज वो भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में एक महागठबंधन बना रहे हैं, भ्रष्टाचार का महागठबंधन। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी समझ लीजिए। जो नेता इन दिनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। जो नेता राष्ट्रपति के चुनाव में एक दूसरे के विरोध में खड़े थे, वो आज एक दूसरे का संबल बन गए हैं। जो नेता उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक दूसरे को आंखें तरेर रहे थे, वो आज एक सुर में बोल रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी समझ लीजिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में अदालतें इनको जेल भेज रही हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में मोदी सरकार की सख्ती का असर हो रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी तक आपने देखा होगा कि ये सारी विपक्षी पार्टियां किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में एक दूसरे को पटखनी देकर आगे बढ़ना चाहती थी। होड़ लगी हुई थी कि कौन आगे बढ़ेगा। और ऐसा ही मामला उपराष्ट्रपति चुनाव के मामले में भी देखने को मिला था। और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि सत्ता की मलाई ये ज्यादा से ज्यादा पा लेना चाहते थे। लेकिन जैसे ही इनकी सत्ता की मलाई पकड़ी गई है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक दूसरे का हाथ थामने की कोशिश कर रहे हैं। और संजय राउत के मामले में तो कुछ ऐसा हो गया जो एक तरह से ये इशारा कर रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में इस देश में एक महागठबंधन का निर्माण हो रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए। संजय राउत की गिरफ्तारी क्या हुई, देश का सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया, संसद को चलने ही नहीं दिया गया। भैया ये बताइए कि अगर कोई मामले में कार्रवाई होती है तो क्या अदालत नहीं है? लेकिन देखिए ना, अदालत ने तो उसे 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियां एक हो गई। और मैं जो अब आगे दिखाने जा रहा हूं ना, ये आप रिपोर्ट देखिए। ये वो शिवसेना है जो कांग्रेस के साथ थी, लेकिन जैसे ही सरकार गिरी, ये शिवसेना कांग्रेस से अलग हो गई। उसने राष्ट्रपति पद के चुनाव में देखिए, जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, मतलब विपक्ष का साझा उम्मीदवार था, उसको समर्थन नहीं दिया था शिवसेना ने, क्योंकि विचार अलग हो गए। कल तक तो हिंदुत्व के मामले में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही सत्ता से दूर हुए, बताने लगे हम तो कांग्रेस से अलग हैं, इसलिए राष्ट्रपति पद के चुनाव में अलग हो गए। लेकिन जैसे ही संजय राउत भ्रष्टाचार के मामले में फंसे, ये सारी विचारधारा गायब हो गई। फिर ये सारे चिपक गए एक साथ, सारे एक साथ हो गए। और आप देखिए कि कांग्रेस आज खुल करके शिवसेना नेता संजय राउत के समर्थन में खड़ी, पूरी की पूरी कांग्रेस। यानी जो विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव के मामले में एक दूसरे से अलग था, एक दूसरे को आंखें दिखा रहा था, वो भ्रष्टाचार के मामले में एक हो गया। अब आपको मैं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का हाल दिखाता हूं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की रस्साकसी तो सबके सामने जाहिर है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव लीजिए। कांग्रेस ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, सारे विपक्षी एक साथ हो गए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का हाल देखिए। उसको गुस्सा आ गया, उसका ईगो जो है हट हो गया। उसने कहा कि वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव में आपने हमसे कंसल्ट ही नहीं किया, मैं नहीं समर्थन करूंगी। ममता बनर्जी ने यह फैसला किया है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वो एब्सेंट करेगी। अब आप समझिए कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के ही तो नेता थे, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव से ये पता चलता है कि इनमें एका नहीं है, ये किसी वजह से जुड़ते हैं। और अब आप आइए तृणमूल कांग्रेस ईडी के मामले में, जो पार्थ चैटर्जी फंसे हैं, आज तो पूरा देश जानता है, करारे करारे नोट निकले थे। इस मामले में जैसे ही तृणमूल कांग्रेस फंसी, हंगामा मचा दिया। लेकिन चूंकि पार्थ चैटर्जी अर्पिता के घर से 50 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, तो कौन क्या कहेगा। अब तो मतलब जो एक विपक्ष सवाल भी उठाता था ना कि सरकार बदले की कार्रवाई से कर रही है,
विपक्ष को कुचल देना चाहती है। लेकिन ये 50 करोड़ नोट देख करके तो किसी का भी मन बदल जाए। वो तो यही कह रहा है कि भैया ईडी ने बड़ा अच्छा किया, हम तो एक एक रुपये के मोहताज होते हैं, इनको इतने करोड़ों रुपए और वो भी कैश। तो भ्रष्टाचार तो दिख ही रहा है। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, आप देखिए तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस की याद आ गई। अब ममता बनर्जी दिल्ली आकर के सोनिया गांधी से मिलना चाहती हैं। अब आप समझिए ये तृणमूल कांग्रेस कौन है। ये तृणमूल कांग्रेस वही पार्टी है जो अभी कुछ दिन पहले तक लेख लिख करके ये कह रही थी कि मोदी जी का अगर कोई प्रतिद्वंदी है तो टीएमसी है। कांग्रेस को तो कुछ समझ ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, साथियों, ये दोनों पार्टी एक हो गई। सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जुगलबंदी दिखाता हूं। वैसे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दुश्मनी तो जग जाहिर है भाई। ये पूरा का पूरा आंदोलन तो कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ था और भ्रष्टाचार के मामले में हुआ था। ये समझिए पूरा अन्ना आंदोलन ईमानदारी की, नैतिकता की दुहाई दे रहा था ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। और आज जहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो वो कहां जीतती है? वो कांग्रेस को ही हरा कर जीतती है। और कांग्रेस का अगर कोई विकल्प बनने की कोशिश कर रही है तो वही आम आदमी पार्टी है। मतलब इन दोनों की जो प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और भाजपा को छोड़कर यही दो पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकारें हैं। आप देखिए कांग्रेस की राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में 2 राज्यों में सरकार बची है, सिर्फ 2 राज्य में ही है। और आम आदमी पार्टी की भी 2 राज्य में सरकार है, दिल्ली और दूसरा पंजाब। अभी पंजाब इन्होंने जीता है। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, और दोनों ही पार्टियों में उजागर हुए हैं, आप देखिए ना, सोनिया गांधी वाला जो मामला था ईडी से पूछताछ का, वो कितना बड़ा माहौल बनाया था कांग्रेस ने। आपको याद है ना, 11 घंटे 3 दिन 100 क्वेश्चन, बड़ी सारी स्टोरीज हैं। और कांग्रेस ने तो पूरे देश में हंगामा मचाने की कोशिश की, हुआ नहीं कुछ भी, क्योंकि अब लोग बचे नहीं हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये करप्ट नहीं है, इसलिए लोग भी नहीं उतर रहे हैं। और वही हाल आम आदमी पार्टी का भी देखने को मिलता। आप देखिए सत्येंद्र जैन कई महीने से जेल में हैं और लगातार इनकी हिरासत भी बढ़ रही है, न्यायिक हिरासत। ये स्थिति है इनका। अभी भी मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, ये याद रखिएगा। अदालत इस पर भी टिप्पणी कर चुकी है। केजरीवाल जो दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने नहीं हटाया और अब मनीष सिसोदिया ये भी फंसने वाले हैं। सीबीआई जांच हो चुकी है एक्साइज पॉलिसी में, शराब नीति में। और जैसे ही सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, इन्होंने यू टर्न ले लिया। खैर, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में ये दोनों गोते लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी। अब जब भ्रष्टाचार के मामले में ये दोनों फंस गए हैं तो क्या हुआ? दोनों एक साथ हो गए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए और यहां तक कि विचारधारा भी एक जैसी हो गई है। और कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूं। सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा था, आप ये छोटा सा बयान सुनिए। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। देख रहे हैं ना राहुल गांधी किस तरीके से सावरकर का अपमान कर रहे हैं। नेहरू पर तो कई कहानियां दिखा चुका हूं, बोलेंगे नहीं, खैर छोड़िए। लेकिन उसी लीक पर अब केजरीवाल चलने लगे, सावरकर के बारे में बोल रहे हैं। अब देखिए ये सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। आप ये केजरीवाल का छोटा सा बयान सुनिए। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। अब केजरीवाल वो शख्स है, याद रखिएगा, ये माफी की बात कर रहे हैं ना, जिसकी राजनीति कैसे शुरू हुई, बड़े बड़े पोथे लेकर के नेताओं पर उल्टे सीधे आरोप लगाना और बाद में सब नेता से कोर्ट के अंदर जाकर के माफी मांग लेना। ये है केजरीवाल की फितरत। और आज ये आम आदमी पार्टी किस प्रकार की पार्टी हो गई है, ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी जो संसद में कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, 19 सांसदों को, तो संजय सिंह को इस बात से दुख था कि
उन्हें क्यों सस्पेंड नहीं किया गया? कांग्रेस के साथ ही सस्पेंड कर देते। और जब नहीं किया गया तो राजदीप इस शो में बताते हैं कि संजय सिंह अगले दिन फिर वही हरकत करने पहुंच गए और तब उनको सस्पेंड किया गया। तो मतलब संसद से सस्पेंड होना एक बहुत बड़ा मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लिया इन लोगों ने। ये दुर्गति हो गई आम आदमी पार्टी की कि भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हो गई है। कुल मिलाकर देखें तो जो काम पिछले 8 साल में हो ही नहीं पाया, जो विपक्ष एक दूसरे से ही लड़ रहा था, उनका अहंकार इतना बड़ा था, वो आज एक हो गया है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। और बड़ी बात जानते हैं दोस्तों क्या है? बड़ी बात यह है कि अब नेता ही नहीं फंस रहे हैं, उनके बाल बच्चे भी फंस रहे हैं, रिश्तेदार फंस रहे हैं। देखिए ना, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा उनके जीजा वो भी फंसे हुए हैं। अब आप आइए ममता बनर्जी में, ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी फंसी हुई है। अब आप आइए सत्येंद्र जैन में, उनका भी यही हाल है। संजय राउत को देख लीजिए तो उनकी पत्नी, उनका बेटी ये दोनों भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार, ये लोग भी, इनके रिश्तेदार भी फंसे हुए हैं। और भ्रष्टाचार का यही मामला, जो पूरा परिवारवाद की बात करते हैं ना, वो तो राजनीति की बात हो रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में भी ये परिवारवाद खुल करके सामने आ रहा है। साथियों, चुनाव में जनता से किसी भी तरीके से वोट लेकर सत्ता पा लेना इन महागठबंधन पार्टियों का उद्देश्य होता है। और फिर सत्ता पाने के बाद क्या होता है, वही सारी चीजें आज हमारे सामने, कभी पार्थ चटर्जी, कभी संजय राउत, कभी नवाब मलिक, कभी सत्येंद्र जैन, कभी अनिल देशमुख के रूप में, कभी सोनिया गांधी के रूप में हमारे सामने आता है। ऐसे व्यक्तियों और संस्कृति से देश को बचाने की जरूरत है, जो जनता का पैसा हजम कर लेना अपना अधिकार समझते हैं। और जो स्वाधीनता का अमृतकाल चल रहा है ना, तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये दरअसल अमृत के लिए चल रहा महामंथन है, जिसे आपको बड़े ध्यान से सोचने, समझने और महसूस करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।